बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का, और उसके अंदर आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी, इसको डिस्कवर किसने किया, कब ये डिस्कवर हुआ ये कॉन्सेप्ट, और इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम इन तमाम के तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक हो गया? और हम इसको डिस्कस करेंगे मेनली इस सुपर कंडक्टिविटी को। बट सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर जाने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हम सुपर कंडक्टिविटी तो पढ़ रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं, सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहां पे आया। ठीक है? तो उस चीज को समझने से पहले बच्चों, मैं आपको पहले एक चीज डिस्कस करता हूं आपके साथ। हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब ये कि लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक हो गया, और इस कंडक्टर को मैं किसी वोल्टेज के साथ, किसी सोर्स के साथ, किसी पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दूं। ठीक है? तो अब चूंकि ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है? अब वो करंट एक्चुअल में फ्लो नहीं करता, वो चार्जेस फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, और हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे घरों में जो करंट आता है इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक हो गया? अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जब इस कंडक्टर में से पास करेगा, तो देखिए बच्चों, जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर से फ्लो करती है, तो उस चीज के ऊपर एक अपोजिशन फोर्स अप्लाई होती है। ठीक हो गया? तो अपोजिशन फोर्स जब अप्लाई होगी, इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है? क्योंकि एटम है ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेंगे, यहां से फ्लो करना शुरू करेंगे, हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक हो गया? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो यहाँ पे इस पाथ में फ्लो करेंगे, तो उनके ऊपर एक अपोजिशन फोर्स लगेगी जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब इस रेजिस्टेंस से एक वर्ड निकला है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी बच्चों क्या होती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये आप लोगों का टॉपिक नहीं है। रेजिस्टिविटी बच्चों क्या होती है? रेजिस्टिविटी हमारे पास एबिलिटी ऑफ मटेरियल होती है कि वो कितना करंट को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक हो गया? अब एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स जो है तो हमारे ऊपर एक अपोजिशन फोर्स लगाती है, एक रिएक्शन फोर्स लगाती है। ठीक है? इसी तरह जब करंट फ्लो करता है, तो वहां पे करंट के चार्जेस को भी, जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है, जो अपोजिशन फोर्स लगती है, रिएक्शन फोर्स लगती है। उस रिएक्शन फोर्स को करंट की फॉर्म में हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक हो गया? अब एक मटेरियल की एबिलिटी को, कि वो कितना करंट को रेजिस्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक हो गया? अब रेजिस्टिविटी के बिल्कुल ऑपोजिट एक टर्म हमारे पास यूज होती है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक हो गया? अब कंडक्टिविटी से ही हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट निकला था। ठीक है? अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये कंडक्टिविटी क्या है। देखो बच्चों, रेजिस्टिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है? तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट या टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक हो गया? तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या है, ये एबिलिटी ऑफ मटेरियल है कि वो कितना करंट को कंडक्ट कर सकती है, और रेजिस्टिविटी क्या है, ये एबिलिटी ऑफ मटेरियल है जो कि कितना किसी करंट को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक हो गया? उसको अपोज कर सकता है, उसको रोकने की कोशिश कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है? जब किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी,
तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो करंट को कम अमाउंट में कंडक्ट करेगा, ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी कम है, तो जब उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो मीन्स कि उसके अंदर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, लेड, ये डिफरेंट हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स के अंदर हम लोग मोस्टली जो है तो क्या कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है तो वो कंडक्ट होता है, ठीक हो गया, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सही हो गया। अच्छा, तो मेटल्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, सही हो गया, पॉइंट समझ आया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास कंडक्टिव रेजिस्टिविटी है, हम रेजिस्टिविटी को लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्राफ जो है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान बनाया है, तो हम रेजिस्टिविटी को लेके चलते हैं। देखो बच्चों, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, यह पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। रेजिस्टिविटी जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। अब कैसे डिपेंड करती है, देखो बच्चों, मेरे पास एक मटेरियल है, एक कंडक्टर है, उसमें से यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है तो फ्लो करते हुए जाएंगे। अब इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इस कंडक्टर का लेट सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग अब इसके डिपेंडेंस देख रहे हैं किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, और जब वो एनर्जी गेन करते हैं तो वो एक हाई एम्पलीट्यूड के साथ क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक हो गया। अब जब ये हाई एक्सिस के ऊपर, हाई मैग्नीट्यूड के ऊपर जो है तो ये क्या करेंगे, अपने वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, इनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बहुत ज्यादा हर्डल फील करेंगे यहां से फ्लो करते हुए, ठीक हो गया। देखो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ आ रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसने परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना है, वाइब्रेट करना है, ठीक है। अब इनिशियली टेम्परेचर डाउन है, तो ये स्मॉल मैग्नीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे से निकल गया, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है तो वो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करने आएगा तो उसको अब ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि एक मोटरवे के ऊपर गाड़ियां जो है तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती है, हम भी गाड़ी में बैठे हैं जी, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट आगे कहीं पे जैम लगाओ, ठीक है। लेट सपोज कहीं पे रोड का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में गाड़ियों की स्पीड स्लो गई, अब हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगी। जब ट्रैफिक देखने को मिलेगी तो इट्स मीन कि अब हमारी गाड़ी को रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा फील हो रही है। अब हमारा फ्लो जो है, जो कि हम पहले 120 या 100 की स्पीड के साथ फ्लो कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो अब क्या होगा कि अब हमारी गाड़ी की स्पीड जो है तो वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हुई, बिकॉज रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है तो वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास जब ये रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है तो वो इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलती है वहां से फ्लो करने के लिए, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर हाई हो, और जब टेम्परेचर लो हो तो फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर इसका लो हो जाएगा बच्चों, तो ऑलरेडी वो लो एम्पलीट्यूड के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और ज्यादा स्मॉल होता जाएगा। तो जब और ज्यादा स्मॉल होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अब कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी और वो फ्लो करता हुआ उसमें से पास कर जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखें, जब मेरे पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है इस मटेरियल की, तो कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाएगी तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास बच्चों एक्चुअल में कंसेप्ट है रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है सुपर कंडक्टिविटी। अब ये सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, तो मैंने लिखा कि व्हेन वी डिक्रीज the temperature of a conductor to its critical temperature। अब critical temperature क्या होता है मैं आगे explain करता हूं। When we decrease the temperature of a conductor to its critical temperature or below, the resistivity of material becomes zero। मतलब के
हमारे पास एक मटेरियल हो और उसका टेम्परेचर हम इतना लो कर दें कि उसके अंदर का जो एम्पलीट्यूड है, अब देखो मैंने आपको बताया ना कि जब हम टेम्परेचर को लो कर रहे हैं तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है तो वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आएगा, एक टेम्परेचर आएगा जहां पे ये जो वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ये इतना ज्यादा स्मॉल हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन को किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब वो जीरो हो जाएगी तो उस कंडीशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उस कंडक्टर में से फ्लो करेगा। तो जिस चीज को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मैंने देखा कि दिस कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। अब हम उस लो टेम्परेचर के ऊपर उस कंडक्टर को क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे। और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। सही हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ है किसके दरमियान, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि मैंने लिखा है कि ये मेरे पास एक नॉर्मल मेटल है। ठीक हो गया, एक नॉर्मल मेटल जो है वो क्या है, लेट सपोज उस इस टेम्परेचर के ऊपर उसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को लो करता जा रहा हूँ, लो करता जा रहा हूँ तो स्लो स्लो उसकी, अब देखो टेम्परेचर को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है तो वो डिक्रीज होती जा रही है। बट जब मैं टेम्परेचर को लेट सपोज जीरो पे ले आऊं, लेट सपोज मैं उसको 0 डिग्री पे ले आऊं तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो यहाँ पे आगे स्टॉप कर जाएगी। ठीक है, ये कौन से मेटल्स हैं, ये नॉर्मल मेटल्स हैं। इनको आप सुपर मेटल्स या सुपर कंडक्टर्स नहीं कह सकते, ये नॉर्मल कंडक्टर्स जो होते हैं। ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर को लो करते जाए, लेट सपोज कि मैंने टेम्परेचर को जीरो कर दिया किसी ना किसी तरीके से, मैं जीरो पे पहुंच गया। ये जीरो इन केल्विन है। ठीक है, टेम्परेचर की कैलकुलेशन हम केल्विन में कर रहे हैं, ये 0 केल्विन है, मतलब कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमने पहुंचाना है। तो अब लेट सपोज कि मैंने किसी तरीके से यहाँ पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे पहुंचाया तो मुझे ये डॉट क्या देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जीरो है। बट अब इस टाइम पे जीरो टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जीरो नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उनको सुपर कंडक्टर्स नहीं कहते। बट अब सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि मेरे पास जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, आगे बढ़ते जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंची तो सडनली ये क्या हो जाएगी, जीरो पे हो जाएगी। अभी मैंने टेम्परेचर को जीरो नहीं किया बट रेजिस्टिविटी जीरो हो गई। अब ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई है, इस टेम्परेचर को बच्चों क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम जीरो। अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन पे नहीं पहुंचा, बट वो जैसे जैसे जीरो के करीब जा रहा है, एक पॉइंट आया कि जिस पॉइंट के ऊपर जो मटेरियल हमने लिया हुआ है उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो सडनली जीरो के ऊपर गिर जाए, तो उस टेम्परेचर को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। और जब उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो गई है तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग सुपर कंडक्टर कहेंगे। ठीक हो गया, और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। यही आपके पास सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको ये चीजें एक्सप्लेन करना जरूरी थी ताकि आपको बेसिक्स तो पता हो ना, फिर आप आके एडवांस पे ये सुपर कंडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करें। अगर आपने इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में अगर स्टडी करना है और आपका दिल कर रहा है कि हाँ मैंने स्टडी करूं, तो क्लास 12 के लिए मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, सुपर कंडक्टिविटी क्लास 12 आप लिखेंगे तो भाई दानिश मजीद लिखेंगे तो आपको एक वीडियो आ जाएगी, आपने वो सर्च कर लेनी है। उसके अंदर फिर मैंने बहुत डिटेल में कि ये प्रोसेस क्यों होता है, ये जीरो पे क्यों गिरता है, उस लेक्चर के अंदर मैंने तमाम की तमाम डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर की हुई है। बट आपके लेवल की वो नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर भी समझ लिया। अब ये डिस्कवर किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हाइकी कैमरलिन ऑनेस। ठीक हो गया, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1911 में इस चीज को डिस्कवर किया था। ही वॉज स्टडिंग मटीरियल एट लो टेम्परेचर। अब ये उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट मटेरियल्स को वो लो टेम्परेचर के ऊपर उनका नेचर को स्टडी कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि ही ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी बिकम जीरो एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर। मतलब कि वो मटेरियल्स को डिफरेंट मटेरियल्स को लो टेम्परेचर के ऊपर स्टडी कर रहे थे और वो मर्क्यूरी का टेम्परेचर लो करते गए
तो जैसे ही वो 4.2 केल्विन तक उन्होंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि रेजिस्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी जो है तो वो क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। तो उन्होंने फिर वहां से हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी का या सुपर कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया। अब इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं वहां पे इनको यूज किया जाता है। हमारे पास उसके अलावा जो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बच्चों वो मैग्नेट्स होते हैं जिनके अंदर जब तक करंट फ्लो करता रहेगा वो एज अ मैग्नेट बिहेव करते रहेंगे। और इस तरह डिफरेंट सी जो बहुत ज्यादा स्मॉल करंट के ऊपर जो है तो वर्क करने वाली जो मोटर्स हैं उनके अंदर भी ये जो है तो सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट यूजेस हैं इनके, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास टोटली कॉन्सेप्ट था सुपर कंडक्टिविटी का। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।